हेलो विजय डॉक्टर्स, एमसीसी ने नीट 2023 काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश कर दिया है, जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस और काउंसलिंग के रूल्स दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया होगा और उसे पढ़ा भी होगा। वैसे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन काफी लेंथी है, अराउंड 65 पेज का है, और जो लैंग्वेज है वो भी बड़ी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ ना आई हो, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट यूजी 2023 काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। मींस उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के 65 पेजेस में जितना भी कुछ दिया हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपने उसे पढ़ा भी नहीं है या पढ़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। और जैसे मैं एक बार आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट बनाए हैं ताकि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ आए और कोई भी कंफ्यूजन आपको काउंसलिंग को लेकर ना रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चों को काउंसलिंग के रूल समझ नहीं आते हैं और वो काउंसलिंग के रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, कभी कभी क्या होगा, उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं होता है। और इस साल तो एमसीसी ने डीबार का भी रूल लगाया। मींस यदि आप एक काउंसलिंग का एक ऐसा रूल है जिसे आप तोड़ते हैं तो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बने हुए हैं, जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, फिर ये पूरा प्रोसेस समझा है कि आप कैसे कैसे डिसीजन लेना है। राउंड 2 का हो गया। अब राउंड 2 में इस साल जैसे अपग्रेडेशन का ऑप्शन आया है, ये भी एक नया रूल है। तो और कौन कौन से रूल्स में चेंजेस आए हैं वो भी हम साथ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि काउंसलिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी डाउट इसमें ना रहे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल डाउट्स क्लियर, मतलब A to Z आपको नीट 2023 काउंसलिंग का डिटेल मिल जाएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ये काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कौन कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट करवाया जाएगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसे हम एमसीसी बोलते हैं। तो एमसीसी ही आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेगा। जैसे आपका नीट का एग्जाम एनटीए ने करवाया, अब काउंसलिंग का सारा जिम्मेवारी एमसीसी का है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट आता है कि ये काउंसलिंग कौन से कोर्सेज के लिए है। तो सबसे पहले एमबीबीएस के लिए, देन बीडीएस, देन बीएससी नर्सिंग। इसे बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर मुझे वो कोर्स करना है, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स करना है तो इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये काउंसलिंग स्टार्ट होनी है 20 जुलाई से स्टार्ट होगी, और आगे का पूरा जो डिटेल्ड शेड्यूल है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए ही आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। अब देखो, रजिस्ट्रेशन से पहले एक बार मैं आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग होगा, और देन आपका काउंसलिंग का जो एमसीसी है वो आपके चॉइस फिलिंग को प्रोसेस करेगी और आपके रैंक के बेस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अब रिजल्ट में आपको कौन सी सीट अलॉट हुई, क्या हुई, उसके बेस पर आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, या सीट को छोड़ना है, या मुझे अपग्रेडेशन करवाना है। तो वो हर राउंड के अलग अलग रूल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन में देखो भाई, कहां पे होगा रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, वेबसाइट कौन सी है, mcc.nic.in। इसे आप सेव कर दे, ध्यान रखें, यहीं पर आपका सारा काम काउंसलिंग का होना है। तो रजिस्ट्रेशन भी यहीं पर होगा, और कब से स्टार्ट होगा ये, 20 जुलाई से पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब नीड क्या होगी, आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वही रिक्वायर्ड होगा जो आपने नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया था। तो ये आपके पास होना चाहिए, यदि ये नहीं होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में आप लैपटॉप ही यूज करें, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल से या फिर टैब से, फिर उनका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फंस जाता है, या तो उनकी पेमेंट फंस जाएगी या प्रोसेस नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। आपको ऐसा कुछ ना आए तो आप लैपटॉप यूज करें, ये रिकमेंडेशन है एमसीसी का। एक यहाँ पे लिखा हुआ है संदेश ऐप, इसे भी आप डाउनलोड करके रखें। इसका फायदा क्या होगा,
जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। अब बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपके मोबाइल पर एसएमएस नहीं आ रहा, आपने कोई ऐसे डीएनडी सर्विस एक्टिवेट कर रखी है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो संदेश ऐप पर भी आपको ओटीपी मिलता है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप संदेश ऐप डाउनलोड करके रखें। तो रजिस्ट्रेशन में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या था? फीस पेमेंट का। अब फीस पेमेंट में देखो यहाँ पर दो टाइप की फीस है, एक है रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरा है सिक्योरिटी अमाउंट, और इनके सामने लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल। अब रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है जो अराउंड 1000 के आसपास रहता है, वैसे कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वो भी अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रजिस्ट्रेशन फी है। बट यहाँ पे ध्यान बस ये रखना है कि ये नॉन रिफंडेबल है। दूसरा सिक्योरिटी अमाउंट, ये रिफंडेबल तो है बट रिफंड कब होगी? जब आपने काउंसलिंग के सभी रूल्स को फॉलो किया होगा। अब काउंसलिंग के रूल्स आप सही से फॉलो तब कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो बट ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को बचा सकता है। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग के रूल्स को अच्छे से समझते नहीं है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि यार मैंने तो ये रूल गड़बड़ कर दिया और उसकी वजह से मुझे अब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और ये सिक्योरिटी अमाउंट अच्छा खासा होता है। जैसे जनरल के लिए अभी मैं वैसे आगे बताऊंगा 10,000 रुपीज है जनरल के लिए, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके लिए 2-2 लाख रुपए है। अब यदि रूल्स अच्छे से नहीं समझे होंगे तो इतना लॉस आपको हो सकता है। और रूल्स नहीं समझ रहे तो फिर आपके लिए काउंसलिंग का गाइड चाहिए। काउंसलिंग का गाइड कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसको भी अच्छे से काउंसलिंग आती है, क्योंकि नीट एग्जाम की काउंसलिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसकी पढ़ाई से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनकी काउंसलिंग है ना। तो गाइड भी आपको अच्छा मिलना चाहिए। तो में एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन द सेम अकाउंट, ये इसलिए लिखा है कि भाई जो आप सिक्योरिटी देते हैं वो वहीं आती है जहां से आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आप पेमेंट करते हैं, आप साइबर कैफे पे गए, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया और उन्हीं भैया को बोल दिया कि भैया आप पे कर दो, मैं तो कैश दे दूंगा। तो ये ध्यान रखना भाई, जब आपकी सिक्योरिटी आएगी ना वो साइबर वाले भैया के ही अकाउंट में आएगी। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने अकाउंट से पे करें। दूसरा, यदि आप नहीं करते हैं तो साइबर कैफे वाले भैया से एक स्लिप ले ले कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इतना सिक्योरिटी अमाउंट दिया है और जब ये रिफंड होगी आप मुझे रिटर्न कर देंगे। नहीं तो फिर उनके अकाउंट में चला जाएगा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो भैया मना कर देंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सिक्योरिटी आ जाती है साइबर भैया वाले के अकाउंट में और आप पूछते रहते हैं कि सर मेरा सिक्योरिटी आया नहीं है। तो आप ट्राई करें कि अपना ही अकाउंट रखें या फिर इनके साइबर भैया वालों को एक स्लिप ले लें, है ना। तो आगे चलते हैं, ये हो गया पेमेंट का। अब कितनी पेमेंट लगती है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी, जैसे भाई देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी ये काउंसलिंग होगी और अदर देन डीम्ड जैसे ऑल इंडिया कोटा हो गए, एम्स हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, तो अलग अलग फीस है। जिन बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटी में करना है उनकी रजिस्ट्रेशन फी है 5000, कैटेगरी चाहे आपकी कोई भी हो। अदर देन डीम्ड कितना है 1000 रुपीज, और SC ST एंड OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 500 रुपीज, उनको 50% डिस्काउंट है यहाँ पर। सिक्योरिटी अमाउंट डीम्ड के लिए है 2 लाख, अदर देन डीम्ड है तो जनरल का है 10,000, EWS का 10,000, अदर देन जनरल एंड EWS जैसे SC ST OBC PH इनका कितना रहेगा 5,000। अब यहाँ पे डाउट ये आ सकता है सर मुझे तो डीम्ड का भी करवाना है और मुझे तो ऑल इंडिया कोटा का भी करवाना है, तब मुझे कितना पे करना होगा, क्या ये सारा कुछ देना होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यदि आप दोनों के लिए करते हैं तो 5,000 रुपीज देना है आपको रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना है 2 लाख, मतलब हाईएस्ट अमाउंट देना है। टोटल आपको 2,05,000 देना है यदि आप दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि आप ओनली ऑल इंडिया कोटा में करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो 1000 प्लस 10,000 ओनली 11,000, और SC ST OBC PH के लिए 5,000 प्लस 500 5500। ठीक है भाई। अब रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 20 जुलाई, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 राउंड 1 का है ये, राउंड 2 मॉकअप राउंड उसका आगे भी शेड्यूल आएगा, अभी भी आ चुका है, वो एक डिटेल वीडियो में मैं बता चुका हूं। रजिस्ट्रेशन कब तक होगा? 25 जुलाई तक, लेकिन दोपहर के 12 बजे तक, ये ध्यान रखना है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपको नीट 2023 की जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बट
जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको एमसीसी के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने पूरे डिटेल्ड में बताया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसा बनेगा, पीएच को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एनआरआई को कौन से करने हैं, और यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो आपको क्या करना है। तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है भाई, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे काउंसलिंग कंडक्टेड फॉर। अब डाउट ये भी आता है कि भाई ये काउंसलिंग कौन सी सीट्स के लिए हो रही है, कौन से कॉलेज के लिए हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको अपने स्टेट का ही कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपका स्टेट काउंसलिंग कमेटी कराएगा, वो अलग से होगी, है ना। ये है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन सी सीट आती है? 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट। दूसरा, ESIC जो कॉलेज है उनकी 15% सीट्स। DU एंड IPU में जो कॉलेज है जैसे MAMC, VMMC, UCMS हो गया, ये सारे कॉलेज, उनकी 15% सीट्स के लिए भी यहीं से काउंसलिंग होगी। 85% ऑफ DU एंड IPU कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है और IPU के अंदर जैसे RML हो गया, VMMC हो गया, इनकी जो स्टेट कोटा की सीट है उसकी काउंसलिंग भी MCC कराएगा। मतलब यदि आपके पास दिल्ली का कोटा है, DU का कोटा है, IPU का कोटा है, तो उसकी काउंसलिंग भी MCC पे होगी। बाकी अदर स्टेट की अलग अलग बॉडी कराती है। ठीक है। BDS सीट्स हो जामिया, ये भी यहीं पर होगा। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी उनका भी यही होगा। AFMC के लिए जैसे बच्चों को डाउट आता है कि सर AFMC के लिए हमें क्या करना है, AFMC का रजिस्ट्रेशन यहीं पर होगा, लेकिन प्रोसेस सारा AFMC कॉलेज में जाकर फिजिकली वहां पर आपको जाना होगा और वही सारा प्रोसेस होगा। आगे BSc नर्सिंग के जितने कॉलेज है वो सारे यहाँ पर होंगे। ओपन MBBS एंड BDS सीट जैसे एम्स की सीट हो गई, उनकी काउंसलिंग यहाँ होगी। BHU हो गया, AMU हो गया, जिपमर हो गया, ये सारी सीट्स के लिए काउंसलिंग यही होगी। और एक बचता है हमारा ESIC कोटा की सीट। जिनके पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट होता है उनको ESIC कोटा मिलता है, उसमें 437 सीट है, तो उसकी काउंसलिंग भी यहीं पर होगा। ठीक है भाई, तो हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन सी सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे भाई ये सारी वो बातें हो ही गई है, मैंने बता ही दिया है यहाँ पर, है ना। अब आगे चलते हैं AFMC। AFMC के लिए ऐसा होता है जैसे किसी बच्चे को यदि अप्लाई करना है, अलग से कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर AFMC। यदि आपको अप्लाई करना है, अच्छा AFMC के बारे में सबको पता है ना, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, बहुत अच्छा कॉलेज है और मतलब सिलेक्टेड बच्चे ही वहां जा पाते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब अच्छे से क्वेश्चन आंसर जैसे इंटरव्यू होता है वहां पे पूरा प्रोसेस चलता है 1-1.5 दिन का। मेडिकल भी काफी टफ है। तो जिन बच्चों को AFMC में जाना है, इसके बारे में वैसे मैं A to Z डिटेल की एक वीडियो डाल चुका हूँ पिछले साल, वही इस साल चल जाएगा। और एक इंटरव्यू भी हमने डाला था डॉक्टर अंकित रेड्डू के साथ, वो भी 2nd-3rd ईयर में है, तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ कि AFMC कैसा है क्या है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर यस करेंगे यदि आपको अप्लाई करना है, यदि आपको अप्लाई नहीं करना तो आप नो कर देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बस इतना ही है AFMC के लिए, यस और नो, बाकी सारा प्रोसेस AFMC में होगा। ठीक है भाई। अब काउंसलिंग के राउंड्स कितने हैं, ये बात तो सबको पता है कि काउंसलिंग में इस साल 4 राउंड है। राउंड 1, राउंड 2, बस यहाँ पे जो ये मॉक अप राउंड लिखा हुआ है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको अब राउंड 3 बोलने लग गए हैं, और नेक्स्ट राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है भाई। तो इस टाइप से हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है। हमने रजिस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया, पेमेंट डिटेल डिस्कस कर ली, उसके बाद किसके लिए कंडक्टेड, कौन सी सीट्स के लिए है वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग की जो डेट है राउंड 1 की, वो 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक है। और यहां पर टाइम ध्यान दें,